जिस गैस से कॉमेडी शोज में हंसी आती है, वही गैस सर्जरी में एक मरीज को सुन्न भी कर सकती है। और सोचिए, हमारी रसोई की माचिस में जो रसायन है ना, उसका दूसरा रूप इतना खतरनाक है कि सेना उससे स्मोक बॉम्ब बनाती है। बिल्कुल। तो सभी प्रतियोगी छात्रों और विज्ञान में रुचि रखने वाले दोस्तों का स्वागत है आज के इस बेहद ऊर्जावान गहन विश्लेषण में। और आज हम द जेनिथ क्लासेस की मास्टर क्लास का एक बहुत ही शानदार टॉपिक ले रहे हैं, रसायन विज्ञान के धातु और अधातु। सही कहा। तो हमारा लक्ष्य बहुत साफ है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बार बार आने वाले 7 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम गहराई से समझेंगे। एकदम सही। हमें सिर्फ रटना नहीं है, मतलब इसके पीछे का विज्ञान समझना है ताकि ये दिमाग में छप जाए। बिल्कुल। नोटबुक तैयार रखें दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल मिश्र धातु यानी अलॉयज से जुड़ा है। सवाल है, टांका किन दो धातुओं से मिलकर बनी मिश्र धातु है? टांका मतलब सोल्डर। आपके 4 विकल्प इस प्रकार हैं: ए लेड और टिन, बी कॉपर और जिंक, सी कॉपर और टिन, और डी सिल्वर और लेड। ऑप्शंस काफी दिलचस्प हैं। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सोचिए, अलग अलग धातुओं के गुण कैसे बदलते हैं। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इस पहले प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, लेड और टिन। जी हाँ, विज्ञान की भाषा में लेड यानी सीसा और टिन को मिलाकर टाका या सोल्डर बनाया जाता है। अब असली सवाल यह है कि आखिर इन दोनों को मिलाते क्यों हैं? वही तो, मतलब किसी एक धातु का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते हम? क्योंकि जब हम लेड और टिन को मिलाते हैं ना, तो उनके परमाणुओं का जो मूल क्रिस्टल जालक होता है वो बाधित हो जाता है। अच्छा। हाँ, और इस संरचनात्मक बदलाव के कारण इस नई मिश्र धातु का जो गलनांक है यानी मेल्टिंग पॉइंट, वो दोनों मूल धातुओं की तुलना में काफी कम हो जाता है। वेट, तो हम जानबूझकर एक ऐसी धातु बना रहे हैं जो जल्दी पिघल जाए, पर इसका रियल लाइफ में फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे फोन, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तारों को जोड़ने में है, जिसे हम वेल्डिंग या सोल्डरिंग कहते हैं। समझ गया। देखो, अगर हम शुद्ध लेड का इस्तेमाल करें तो उसे पिघलाने के लिए इतनी ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी कि मोबाइल का नाजुक मदरबोर्ड ही जल जाएगा। बाप रे, वो तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। कम गलनांक वाला सोल्डर आसानी से पिघलकर छोटे छोटे कंपोनेंट्स को चिपका देता है, और जो टिन है ना, वो इस मिश्रण में तरलता लाता है। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। मतलब लेड और टिन जैसी दो भारी धातुएं मिलकर हमारे आज के इस आधुनिक स्मार्टफोन को चालू रख रही हैं। जी बिल्कुल। चलिए हार्डवेयर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और गैसों की बात करते हैं। हमारा दूसरा सवाल महत्वपूर्ण गैसों के अध्याय से है। सवाल है, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है? विकल्प ध्यान से सुनिए। ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, या डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विकल्प काफी मिलते जुलते हैं। हाँ, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, इसे ध्यान से सुने। कौन सा ऑक्साइड सही हो सकता है? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प सी, नाइट्रस ऑक्साइड। एकदम सटीक। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र N2O है, उसे ही आम बोलचाल में लाफिंग गैस कहते हैं। हाँ, पर वो जो शून्य करने वाली बात थी। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। ये गैस सिर्फ इंसान को हंसाने का काम नहीं करती, बल्कि चिकित्सा में इसका उपयोग एक एनेस्थेटिक यानी सुन्न करने वाली गैस के रूप में भी होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई मरीज इसे सूंघता है तो ये गैस दिमाग के दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, और साथ ही डोपामाइन रिलीज करती है, जिससे एक हल्की खुशी का एहसास होता है। मतलब डेंटिस्ट के पास दांत निकलवाते समय जो गैस दी जाती है, वो दर्द तो कम करती ही है, साथ ही मरीज को रिलैक्स भी करती है। बिल्कुल। लेकिन प्रतियोगी छात्रों के लिए यहाँ एक और सवाल बनता है। बेहोश करने के लिए तो हमने हमेशा क्लोरोफॉर्म के बारे में सुना है, वो कैसे अलग है? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। परीक्षा के नजरिए से सबसे बड़ा अंतर इनकी भौतिक अवस्था का है। अच्छा, वो कैसे? नाइट्रस ऑक्साइड कमरे के तापमान पर एक गैस है, वहीं क्लोरोफॉर्म के अणुओं के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होने के कारण वो एक तरल अवस्था में होता है, यानी लिक्विड। वेट, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है? जी हाँ, पहले सर्जरी में क्लोरोफॉर्म का बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन लिवर और किडनी पर इसके जहरीले प्रभाव के कारण अब इसका उपयोग लगभग बंद कर दिया गया है। क्या बात है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। N2O एक गैस है और क्लोरोफॉर्म एक खतरनाक लिक्विड। चलिए अब बात करते हैं खनिजों की। चलिए।
हमारा तीसरा सवाल धातुओं और उनके अयस्क यानी मेटल्स और ओर्स से है। सवाल है, सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? आपके विकल्प हैं ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर या डी मर्क्यूरी। सिनेबार यानी वो लाल रंग का पत्थर। बिल्कुल, तो थोड़ा ध्यान से सोचिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, मर्क्यूरी यानी पारा। बिल्कुल, सिनेबार पारे का सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। इसका रासायनिक सूत्र HgS होता है, जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। प्रकृति में ये चटक लाल रंग के क्रिस्टल के रूप में मिलता है। जब सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसे हम रोस्टिंग कहते हैं, तो सल्फाइड अलग हो जाता है और हमें तरल पारा मिल जाता है। अच्छा, इस तरह पारा निकाला जाता है। हाँ, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो पारे के साथ साथ एक और धातु है जिसके अयस्क अक्सर एग्जाम में छपते हैं, और वो है लोहा। लोहे के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं बन सकता। सही कहा। इसलिए लोहे के 4 मुख्य अयस्कों के नाम छात्रों को हमेशा याद होने चाहिए। पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हीमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। दोस्तों, परीक्षा के लिए लोहे के इन चारों अयस्कों को रट लें, सीधे सीधे पेपर में आते हैं। लेकिन एक सवाल था, क्या मैग्नेटाइट हमेशा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? बहुत ही तार्किक सवाल है। हाँ, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम श्रेणी का लौह अयस्क है। ऐसा क्यों? इसका पहला कारण यह है कि इसमें लोहे की मात्रा 70% से भी अधिक होती है, जो बाकी सबसे ज्यादा है। और दूसरा, इसमें प्राकृतिक रूप से बेहतरीन चुंबकीय गुण होते हैं। अच्छा, तो चुंबक का भी काम करता है? बिल्कुल। इसके इस चुंबकीय गुण के कारण इंडस्ट्री में अशुद्धियों से इसे अलग करना बहुत आसान और सस्ता हो जाता है। क्या बात है। तो सिनेबार से लिक्विड पारा मिला और मैग्नेटाइट से हमारा मजबूत लोहा। अब हम विज्ञान के उस हिस्से में चलते हैं जो हमारे घर की रसोई में मौजूद है। चलिए। हमारा चौथा सवाल माचिस की तीली के रहस्य पर है। सवाल है, माचिस की तीलियों में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? आपके 4 विकल्प हैं। ए सफेद फास्फोरस, बी लाल फास्फोरस, सी काला फास्फोरस या डी सल्फर। ये काफी ट्रिकी सवाल है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। सोचिए, हम रोज क्या जलाते हैं? चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का माचिस में उपयोग ना बहुत ही सुरक्षित और सोची समझी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? फास्फोरस की परमाणु एकता 4 होती है। मतलब इसके 4 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, P4। लाल फास्फोरस में ये अणु एक लंबी चेन में मजबूती से बंधे होते हैं। इस संरचना के कारण ये बहुत स्थिर होता है और तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक आप तीली को डिब्बे की खुरदरी सतह पर तेजी से रगड़कर घर्षण पैदा ना करें। अच्छा, तो लाल फास्फोरस की चेन इसे शांत रखती है। हाँ। लेकिन ये जो विकल्प ए में सफेद फास्फोरस है, वो इतना कुख्यात क्यों है? दोनों फास्फोरस है, लेकिन उनकी संरचना में जमीन आसमान का अंतर है। सफेद फास्फोरस की संरचना एक चतुष्फलकीय आकार की होती है, जिसमें तनाव बहुत ज्यादा होता है। तनाव मतलब स्प्रिंग की तरह? बिल्कुल। इसे एक ऐसी स्प्रिंग की तरह समझिए जिसे बहुत ज्यादा ताकत लगाकर दबाकर रखा गया हो। ये अत्यधिक तनाव में होता है और इसीलिए बहुत अस्थिर है। बाप रे। जैसे ही ये खुली हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये स्प्रिंग तुरंत खुल जाती है। मतलब ये अपने आप भयानक आग पकड़ लेता है। ये तो बहुत ही खतरनाक है, हवा में आती आग। तो फिर इसे सुरक्षित कैसे रखते हैं? इसे सुरक्षित रखने के लिए हमेशा ठंडे पानी में डुबोकर रखा जाता है। पानी के अंदर ये हवा से कट जाता है। अच्छा। और इसकी इसी खतरनाक प्रकृति के कारण इसका उपयोग माचिस में नहीं बल्कि सेना द्वारा युद्ध में स्मोक बॉम्ब बनाने में किया जाता है। क्या कमाल का विज्ञान है। एक ही तत्व के 2 रूप। लाल फास्फोरस शांत है और सफेद फास्फोरस सीधे बम बनाने के काम आता है। चलिए इसी रोमांचक विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 5वां सवाल प्रकृति के एक बहुत बड़े आश्चर्य के बारे में है। सवाल सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है? बहुत ही कॉमन सवाल है ये। हाँ, विकल्प है ए प्लैटिनम, बी आयरन, सी डायमंड यानी हीरा या डी गोल्ड। कॉमन है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान हैरान करने वाला है। बिल्कुल, गेस करने की कोशिश करें। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है विकल्प सी, डायमंड यानी हीरा। अगर हम हीरे की संरचना का वैज्ञानिक विश्लेषण करें ना,
तो ये दरअसल कार्बन का ही एक अपरूप है। कार्बन? लेकिन वो तो अधातु है। वही तो, कार्बन एक अधातु है, फिर भी हीरा इस पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बनाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक तापमान और भयंकर दबाव के कारण कार्बन के परमाणु एक 3 डायमेंशनल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। हर परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से एक बेहद मजबूत जाल में जुड़ जाता है, जिसे तोड़ना लगभग असंभव है। एक मिनट, अगर हीरा सिर्फ शुद्ध कार्बन है और पेंसिल की लेड यानी ग्रेफाइट भी कार्बन है, तो क्या हम सिर्फ कोयले को मशीन में दबाकर सस्ते हीरे नहीं बना सकते? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वैज्ञानिक वास्तव में लैब में ऐसा करते हैं, जिसे सिंथेटिक डायमंड कहा जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मशीन में वो दबाव और तापमान बनाना बहुत ही खर्चीला और जटिल काम है। ग्रेफाइट में कार्बन की परतें होती हैं जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसीलिए पेंसिल नरम होती है, लेकिन हीरे का 3D जाल उसे कठोरता देता है। समझ गया। और सोने का क्या विज्ञान है? उसे तो धातुओं का राजा कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो शुद्ध 24 कैरेट का सोना होता है ना, वो रासायनिक रूप से बहुत मुलायम होता है। मुलायम? हाँ, इसके परमाणु एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं, इसलिए आप शुद्ध सोने से मजबूत आभूषण नहीं बना सकते, वो मुड़ जाएंगे। तो फिर गहने कैसे बनते हैं? आभूषण बनाने के लिए उसमें जानबूझकर तांबा मिलाया जाता है, जैसे 22 कैरेट। तांबे के परमाणु सोने के जालक के बीच में आ जाते हैं और उस फिसलन को रोक देते हैं, जिससे सोना कठोर हो जाता है। मतलब जो चमकदार हीरे और सोने के गहने हम देखते हैं, उनके पीछे कार्बन और तांबे जैसे साधारण तत्वों की पूरी इंजीनियरिंग छिपी है। सच में अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल। अब इस चमक धमक से निकलकर दैनिक जीवन के एक बहुत ही सामान्य लेकिन जरूरी हिस्से पर आते हैं। हमारा छठा सवाल दैनिक जीवन में रसायन से जुड़ा है। सवाल है, गंदे और मिट्टी वाले पानी को साफ करने के लिए जल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा सवाल है। आपके विकल्प हैं ए बेकिंग सोडा, बी एलम यानी फिटकरी, सी सिरका या डी बोरैक्स। थोड़ा ध्यान से सोचिए, बारिश का मौसम है और कुएं का पानी मटमैला आ गया है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी एलम, जिसे हम फिटकरी कहते हैं। बिल्कुल, फिटकरी का उपयोग सदियों से जल शोधन के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे की जो रासायनिक प्रक्रिया है उसे स्कंदन कहा जाता है। स्कंदन? ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, गंदे पानी में मौजूद मिट्टी के बारीक कणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से दूर भागते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप पानी में फिटकरी डालते हैं तो ये पानी में घुलकर एल्यूमिनियम के पॉजिटिव आयन छोड़ती है। ये पॉजिटिव आयन मिट्टी के नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देते हैं, जिससे मिट्टी के कण आपस में चिपक कर भारी हो जाते हैं और बर्तन के नीचे बैठ जाते हैं। ये प्रक्रिया तो बहुत ही तार्किक है, लेकिन मैंने सुना है कि रसायन विज्ञान में इस साधारण सी फिटकरी का सूत्र बहुत डरावना होता है। डरावना नहीं, लेकिन बहुत लंबा जरूर होता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र है K2SO4.Al2SO4 रुकिए 24H2O मतलब 24 पानी के अणु एक ही सूत्र में। ये इतना भारी भरकम अणु स्थिर कैसे रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो 24 पानी के अणु है ना, ये रासायनिक रूप से बंधे नहीं होते। इन्हें क्रिस्टलीकरण का जल कहा जाता है। अच्छा। ये अणु फिटकरी के क्रिस्टल जालक के बीच की खाली जगह में फंसे होते हैं और यही फिटकरी को उसका विशिष्ट ठोस आकार देते हैं। अगर आप इसे गर्म करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और फिटकरी पाउडर बन जाएगी। ये सच में एक अद्भुत प्रक्रिया है। सूत्र भले ही बहुत लंबा हो, लेकिन इसका काम कितना सरल है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखनी है, फिटकरी एक भौतिक सफाई करती है। पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए जैविक सफाई की जरूरत होती है, जिसके लिए अक्सर क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही उपयोगी जानकारी। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी इस क्लास के 7वें और आखिरी सवाल पे पहुंच गए हैं। ये सवाल धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में है। सवाल है, निम्नलिखित में से किन धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? काफी दिलचस्प सवाल है। आपके विकल्प हैं ए गोल्ड और सिल्वर, बी आयरन और कॉपर, सी पोटेशियम और सोडियम या डी मैग्नीशियम और जिंक।
धातुएं और मिट्टी का तेल। हाँ, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इस आखिरी सवाल का सही उत्तर है विकल्प सी, पोटेशियम और सोडियम। अगर हम धातुओं की रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो पोटेशियम और सोडियम इस सूची में सबसे ऊपर आते हैं। ऐसा क्यों? इनका परमाणु विज्ञान ये है कि इनके सबसे बाहरी कक्ष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये धातुएं इतनी बेचैन होती हैं कि वो उस एक इलेक्ट्रॉन को तुरंत त्यागना चाहती हैं। अच्छा। जैसे ही ये हवा की नमी या सीधे पानी के संपर्क में आती हैं, ये पानी के अणुओं को तोड़ देती हैं और भयानक ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है कि गैस में तुरंत आग लग जाती है। वेट, मतलब ये धातुएं पानी से जल उठती हैं। तो फिर इन्हें मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मिट्टी का तेल एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें न तो ऑक्सीजन होता है और न ही पानी की नमी। जब हम सोडियम या पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो देते हैं तो वो धातु के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे धातु का हवा और पानी से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। क्या बात है। इसके विपरीत इसी स्केल के सबसे निचले स्तर पर प्लैटिनम और सोना जैसी धातुएं आती हैं। और वो क्यों अभिक्रिया नहीं करती? क्योंकि उनके परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत स्थिर होता है। उन्हें इलेक्ट्रॉन देने या लेने की कोई जल्दी नहीं होती, इसीलिए उन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। अच्छा। वे आसानी से हवा, पानी या सामान्य एसिड से अभिक्रिया नहीं करती। यही कारण है कि हजारों साल जमीन में दबे रहने के बावजूद सोने के सिक्कों पर कभी जंग नहीं लगता। रसायन विज्ञान का ये विरोधाभास गजब है। एक तरफ सोडियम और पोटेशियम है जो पानी देखते ही आग उगलने लगते हैं, और दूसरी तरफ सोना और प्लैटिनम है जो एकदम शांत बने रहते हैं। बिल्कुल, और इन्हीं गुणों के आधार पर ही हम तय करते हैं कि कौन सी धातु का उपयोग कहाँ करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के ये 7 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं। इस डीप डाइव में हमने सिर्फ विकल्पों को रटा नहीं, बल्कि समझा कि मिश्र धातुएं कैसे काम करती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड दिमाग पर कैसे असर करती हैं, और कैसे फिटकरी मिट्टी को साफ करती है।